बेटा, ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तू मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है। सरला जी ने अपने बेटे गगन से कहा, लेकिन गगन अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक सरला जी उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से गगन की पत्नी पल्लवी बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना ज़रूरी है क्या? यूँ तो कहेंगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूँ दिन भर घर में घूमती रहेंगी। अभी ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना छोड़कर नहीं गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दीजिए। पल्लवी का गुस्सा देखकर सरला जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर। नींद आंखों से गायब हो रही थी। गगन सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या ही उम्मीद करूँ? सरला जी की आंखों के कोर गीले हो गए। शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी अब। अगली सुबह सरला जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कराहती रही। सुबह के 10 बज गए और किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा था अभी तक। आज तो रविवार था। सभी देर तक सोते हैं पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। सरला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा गगन अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। सरला जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वहीं फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म हो जाता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है, गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए भी तरसा दिया है मुझे। एक बार फिर उन्होंने टोक दिया तो पल्लवी कहने लगी, मम्मी जी, हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरी रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या फिर बोतल का, क्या ही फर्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से गगन से कहने लगी, गगन, मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही गगन भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है माँ? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ, फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा बहुत सहन करना भी सीखो, घर का खाना खा रही हो और क्या ही चाहिए। सरला जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई और कहने लगी, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूँगी। पल्लवी ने अजीब सा मुँह बनाया, ये लो माँ, हम तो कभी एक बादाम भी मुँह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम में खर्च कर दें? आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और बच्चों का भी करियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। पल्लवी अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। सरला जी चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना खाया ही नहीं था। उनके पति की ठीक ठीक कमाई थी। वो कपड़ों और गहनों से ज़्यादा खाने और पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखे ही रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है, इसलिए हमें सदैव अच्छा ही खाना चाहिए। सरला जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी गीत की शादी पास के ही शहर में की थी,
पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहाँ चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की तो पल्लवी यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी कभी। पल्लवी जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक एक दिन दिल का दौरा आया और वो दुनिया से चल बसे। अपने पिता की मृत्यु के बाद गीत विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने के लिए कहा था, पर सरला जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे और बहू हैं तो मैं बेटी के घर क्यों जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ यहीं रहूंगी। सरला जी ने सोचा था कि अपने पति को खोने के बाद पल्लवी में कोई बदलाव आएगा, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई थी। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन सरला जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर पल्लवी ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं, तो और भी ना जाने क्या क्या खाती होंगी यहाँ। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखेंगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगी। इतना अपमानित होने के बाद आज सरला जी फूट फूट कर रोने लगी। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद ही खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना अपने बेटे बहू के साथ ही था। पल्लवी उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में सरला जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती तब भी पल्लवी उन्हें ताने देती रहती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों सरला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। गगन और पल्लवी दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में सरला जी के होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर सरला जी की ज़रूरतों की भी उपेक्षा कर देते थे। सरला जी का चश्मा एक दिन टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से ही काम चला रही थी, पर गगन ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ भी पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी और वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई भी पेंशन नहीं आती थी। इसी बीच सरला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो पल्लवी सामने ही खड़ी रहती थी और वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। गीत के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी और गीत से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। गगन ट्रेन की टिकट बुक कर ही रहा था, तभी पल्लवी आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है, स्लीपर में ही चली जाएंगी, पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। गगन ने भी स्लीपर में टिकट बुक कर दी। सरला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की ही जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी ही थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहाँ जाकर वो सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने गीत खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कस कर गले से लगा लिया। मम्मी, अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हैं। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ।
गीत की बात सुनकर सरला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे? अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं माँ, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाइए ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना ही है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? गगन और पल्लवी से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ अब। तभी सरला जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी। यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, यह मौसी की समाज में अच्छी खासी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हैं, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप उस घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ गीत, अब मुझे अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं माँ, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। सरला जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर गगन और पल्लवी के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई हैं, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाएं। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। पल्लवी बरस पड़ी। अपनी माँ का यह रूप देखकर गगन को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया है, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए हैं तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पल्लवी, हमें ये घर खाली करना ही होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। माँ को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। गगन और पल्लवी ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और सरला जी घर बेचकर अपने बेटे और बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। दोस्तों, कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है, पर जब बेटे और बहू के अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ जाएं, तो ये कदम उठाना भी गलत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।